हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। तो हमने लास्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उसका हमने फर्स्ट जो है वो पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हमने दो जो प्रिंसिपल हैं वो देखे हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। Let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering. अब हम समझते हैं कि conceptually जो principles of genetic engineering है वो कैसे develop हुई थी। You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. तो आप सहमत हैं कि जो एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो ज़्यादा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, The former provides opportunities for variation and formulation of a unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कॉपीज बनती हैं। ठीक है, या फिर क्लोन बनते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस ज़रूरी हैं, जो हेल्प करती हैं सर्वाइवल में, एंड जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें भी अडेप्ट होने के लिए क्या है, वेरिएशंस ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स किससे बनते हैं, मियोसिस से। और मियोसिस में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ठीक है, जो क्या है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं गैमेट्स क्या है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बेनिफिशियल है ऑर्गेनिजम्स के लिए एज वेल एज पॉपुलेशन में, क्योंकि इससे क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं जो कि इवोल्यूशन में, एडेप्टेशन में और सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। Asexual reproduction preserve the genetic information while sexual reproduction permits variation. तो asexual reproduction में क्या होगा, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व रहती हैं। जैसे पेरेंट्स की थी वही सेम डॉक्टर में आ जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है, तो सेम जो जेनेटिक मटेरियल था वही डॉटर में आता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती हैं, वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि मेल एंड फीमेल क्या है, जब दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो जो गैमेट्स बनता है उसमें मेल का भी और फीमेल के दोनों के ही जो जीन्स हैं वो आते हैं, तो वो क्या लाते हैं, वेरिएशन। Traditional hybridization procedure used in plant and animal breeding very often lead to inclusion of multiplication of undesirable gene along with the desired gene. तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग में। जैसे कि हमको क्या है, दो जो है डिज़ायर्ड जीन चाहिए होते हैं। जैसे एक प्लांट तो क्या है, जैसे दो प्लांट हैं ए एंड बी। एक प्लांट है डिजीज़ रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है, हाई फूड प्रोडक्शन, यानी कि दूसरा फ्रूट का प्रोडक्शन अच्छे से कर रहा है, और ए वाला में क्या थी, डिजीज़ रेजिस्टेंस था, डिजीज़ के लिए रजिस्ट्रिक्ट था वो। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों प्लांट को क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे इसमें, तो सी यानी कि जो हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा, जो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। एक डिजीज़ रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी भी होगी उसके अंदर, और हाई फ्रूट जो प्रोडक्शन है वो वाली भी प्रॉपर्टी होगी। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट या फिर हाई फ्रूट प्रोडक्शन, ये प्रॉपर्टीज़ को भी कोई जीन जो है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि कोई तो जीन है जो इन प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसी जीन को बोलते हैं डिज़ायर्ड जीन। ठीक है, जो कि हमें हाइब्रिड जो वैरायटी बन रही है सी, इसके अंदर चाहिए। तो इसीलिए अब जो सी बन रहा है वो कैसा है, दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जिसमें दोनों ही डिज़ायर्ड जीन आ गए हैं, तो ये कैसी है, हाइब्रिड है सी। ठीक है, The techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism. तो इसमें क्या है कि जो अनडिज़ायरेबल जीन्स थे, जो कि प्लांट ए और बी में थे, कुछ अनडिज़ायरेबल जीन भी थे और कुछ डिज़ायरेबल जीन भी थे जो हमें चाहिए थे। तो अनडिज़ायरेबल जीन जो हमें नहीं चाहिए, अब उन्हीं को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो डिज़ायर्ड जीन है वो दोनों पेरेंट्स के लेके जो हाइब्रिड है सी बन रहा है उसमें हम डाल देंगे, यानी कि न्यू जो हाइब्रिड वैरायटी है वो बना लेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब ही है
कि दो जो डीएनए वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट मतलब दो डीएनए कंबाइन हो रहे हैं। जैसे एक प्लाज्मिड था जो हमने क्या किया है, एक ई कोलाई बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला है, ठीक है। अब जो ये प्लाज्मिड है इसमें क्या करेंगे, हम जो डिज़ायर्ड जीन ले रहे हैं वो हम लोग निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेते हैं उस प्लांट से। अब वही डिज़ायर्ड जीन को हम लोग उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये दो डीएनए बन जाते हैं ना, एक प्लाज्मिड का और एक डिज़ायर्ड जीन का। तो इसीलिए अब ये दोनों कंबाइन होके फिर हम इनको किस में डाल देते हैं, बैक्टीरिया में, वेक्टर के थ्रू, ठीक है। जिससे अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवाइड करेगा और जो न्यू कॉपीज़ हैं वो बना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब दोनों जो डीएनए वो जुड़ जाते हैं प्लाज्मिड एंड डिज़ायर्ड जीन का। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज़ की जाती हैं दो टेक्निक्स, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। तो जीन क्लोनिंग में क्या होगा, जो जीन ली है हमने, जो डिज़ायर्ड जीन लिए हैं उनकी कई सारी कॉपी बन जाने को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है। क्योंकि जब हम उसको बैक्टीरिया में डाल देंगे तो वो बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा, क्योंकि वो डिवाइड करेगा। और जीन ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि जो हम जीन को प्लाज्मिड से जोड़ रहे हैं, अब उसको जोड़ने के बाद हम उसको जब ई कोलाई में डाल देते हैं तो वो बना लेती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र, यानी कि जीन को हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर। तो जीन को प्लाज्मिड से जोड़ने को क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफ़र, क्योंकि जीन को अब ट्रांसफ़र कर देंगे प्लाज्मिड से जोड़ के, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के फिर उसकी कॉपीज़ बनाएगा जो बैक्टीरिया है वो, ठीक है। तो समझ गए जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र का मतलब। ओवरकम दिस जो लिमिटेशंस थी, कौन सी, कि जो हमें अनडिज़ायरेबल जीन थे जो कि हमें नहीं चाहिए थे, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है डिज़ायर्ड जीन को जो प्लांट्स हैं उससे, फिर उनको इंट्रोड्यूस्ड करना है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ताकि जो इनकी कॉपीज़ हैं वो बनाई जा सकें जो डिज़ायरेबल जीन हैं उनकी, और जो अनडिज़ायरेबल जीन है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। Do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of organism, but when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. तो अब जो ये पीस ऑफ डीएनए है, यानी कि जो डिज़ायर्ड जीन हमने लिया है, ठीक है, वही वाला जो डीएनए पार्ट लिया है हमने किसी प्लांट का, अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एलियन ऑर्गेनिज्म में। अब ये एलियन ऑर्गेनिज्म क्या है, ये है जो होस्ट है वो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जो हम पीस ऑफ डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं, वो कौन होता है, वेक्टर, ठीक है। ये हम वेक्टर के थ्रू ही करते हैं, डायरेक्टली हम जो जीन है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ना उसको ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो आगे कॉपी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वेक्टर क्या करेगा, जो पीस ऑफ डीएनए इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ देता है, ठीक है। फिर ये हम इसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बन जाएगा। तो ये जो पीस ऑफ डीएनए है ये क्या है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता अपने आप, ठीक है। इसको किसी की ज़रूरत होती है, वो क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर क्या करेगा, प्लाज्मिड के साथ इनको जोड़ देता है, एंड बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, जब हम इसको, जो रेसिपिएंट है जिसके जीनोम में हम इसको डाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसको पहले प्लाज्मिड के साथ जोड़ना पड़ता है, ठीक है, जो कि वेक्टर का काम है। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनवर्टेड अलॉन्ग द होस्ट डीएनए, उसके बाद ही क्या है, जो होस्ट डीएनए में ये मल्टीप्लाई करके अदर कॉपीज़ बनाएगा। दिस इज़ बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। एंड जो डीएनए का पीस था जो कि हमने डिज़ायर्ड जीन लिया था, इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम का पार्ट होता है, तो इसीलिए इसमें रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होती है। तो ये अब क्या करेगा, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए था जिसको हमने वेक्टर के थ्रू प्लाज्मिड से जोड़ के बैक्टीरिया में डाला था, तो अब ये रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि ये भी एक क्रोमोसोम की क्या होती है, एबिलिटी, और ये मतलब कैपेसिटी होती है क्रोमोसोम में डिवाइड करने की, इसीलिए ये आगे रेप्लिकेट करेगा। In a chromosome, there is a specific DNA sequence called the origin of replication, which is responsible for initiating replication.
तो ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखा था कि जो क्रोमोसोम है उस पर एक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओआरआई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से क्या होता है कि जो इनिशिएशन प्रोसेस होती है ना रेप्लिकेशन की, वो स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जो ओआरआई है इस पर कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है। ठीक है, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए। Therefore, for multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication. तो इसका क्या मतलब है कि जो भी एलियन पीस ऑफ डीएनए, जो भी हम डिज़ायर्ड जीन ले रहे हैं, वो ज़रूरी है कि वो क्रोमोसोम का पार्ट हो, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, उसकी वजह से ही क्या होता है, जो डीएनए है और जो ये पीस है जो हमने लिया है एलियन पीस ऑफ डीएनए, ये रेप्लिकेट कर पाएगा, उसमें कैपेसिटी होगी रेप्लिकेशन की, तभी वो आगे कॉपीज़ बना पाएगा। ठीक है, thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. तभी क्या होगा, जब ये एलियन डीएनए है, ये जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो ओआरआई प्लेस है, सिचुएशन है, जो जब उससे लिंक करेगा तभी क्या हो पाएगा, जो ये डीएनए रेप्लिकेट करके क्या करेगा, ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर पाएगा और अदर जो रेप्लिकेशन कर पाएगा तो कॉपीज़ भी बना पाएगा। एंड दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एनी डीएनए टेम्पलेट। तो अब इसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, क्योंकि ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, यानी कि क्लोन बनाएगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा। ठीक है, जो कि क्या बनाएगी, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़। ठीक है, जो क्या बनेंगी, मल्टीपल कॉपीज़। Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल था, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, वो कैसे बना और कब बना था। The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linkage a gene encoding antibiotic resistant with a native plasmid autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. तो जो फर्स्ट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए जो मॉलिक्यूल था, वो बनाया गया था साइंटिस्ट स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बेयर के द्वारा इन 1972 में। इन्होंने क्या किया था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसको आइसोलेट किया था, जो ये बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफिमोरियम, इससे। ठीक है, इसके अंदर एक जो ये बैक्टीरिया है इसमें पाया जा रहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो कि क्या करता है, एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं ना, जो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, तो वो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जीन है वो पाया जा रहा था सैल्मोनेला टाइफिमोरियम के जो प्लास्मिड है उसके अंदर। तो वहाँ से जो ये स्टैनली एंड कोहेन और हर्बर्ट बोयर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, एंड ये प्लाज्मिड कैसा था, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि जो क्रोमोसोमल पार्ट होता है डीएनए का, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, उससे अलग होता है ये। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो अब जो ये साइंटिस्ट थे स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने क्या किया था, 1972 में फर्स्ट टाइम इसको जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था जो कि सल्मोनेला टाइफिमोरियम के जो प्लाज्मिड में प्रेजेंट था, इसको क्या किया, कट किया। सबसे पहले तो कट किससे करते हैं इसको, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उससे क्या किया, सबसे पहले प्लाज्मिड्स को कट किया और उसमें से ये जो जीन था इसको निकाल लिया। ठीक है, तो अब जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये कैसा है, डिज़ायर्ड जीन, जो कि हमें चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वेक्टर के थ्रू किस में डालेंगे, प्लाज्मिड में डालेंगे, दूसरे जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर। फिर यहाँ क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब ये प्लाज्मिड और ये डिज़ायर्ड जीन जब मिलेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, होस्ट के अंदर डालेंगे, तो फिर ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और बहुत सारी जो कॉपीज हैं वो बना लेगा, ठीक है। The cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of the so-called molecular scissor restriction enzymes, ठीक है। तो जो हम ये कट कर रहे हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था, एक एंजाइम्स की वजह से, जिसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंड द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब क्या करेंगे, जो ये हमने डीएनए कट किया है प्लाज्मिड से, इसको हम लोग क्या कर देंगे, लिंक करेंगे प्लाज्मिड डीएनए से। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर टू द ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अब ये जो प्लाज्मिड है जिससे हम इसको लिंक कर रहे हैं, जो कट पीस है डीएनए का, इसको हम जिस प्लाज्मिड से लिंक कर रहे हैं, अब वो किसकी तरह एक्ट करता है, वेक्टर की तरह, ठीक है। और वेक्टर क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा जो पीस ऑफ डीएनए है, इसको जो प्लाज्मिड से, ठीक है, प्लाज्मिड से जोड़ देता है। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। जैसा कि आप जानते हो कि जो मॉस्किटो है वो भी एक इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है, जो कि मलेरियल पैरासाइट होती है उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। तो ये वेक्टर कौन है यहाँ पे, मॉस्किटो, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो पैरासाइट है मलेरियल, उसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है फिर ह्यूमंस के अंदर। इन द सेम वे अ प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसी सेम तरीके से क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है वो भी एक वेक्टर की तरह काम करता है, जो क्या करेगा, इस जो कट पीस ऑफ डीएनए, जो डिजायर्ड जीन है हम जो ले रहे हैं, इसको क्या करता है, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। एंड द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब जो ये लिंकिंग है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की, जो कि हमने कट किया था, उस डीएनए पीस को हम जब जोड़ते हैं जो प्लाज्मिड है उससे, तो अब वो किसकी वजह से जुड़ता है, वो जुड़ता है एंजाइम की मदद से, जो कि है डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है, जो क्या करेगी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ देती है। विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड्स, जो क्या करेगी, एक्ट करती है, जो डीएनए मॉलिक्यूल कट हुआ था, जो हमने कट किया था, उसको जोड़ने के लिए प्लाज्मिड वेक्टर से। और कहाँ पे जोड़ती है, ये एंड पर, ठीक है, एंड पार्ट से, मतलब इस पे जो लोकेशन होती है डीएनए जो सीक्वेंस होता है उसके एंड पार्ट पर ये जोड़ देती है। एंड दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बनता है इनके जुड़ने की वजह से, ठीक है। अब ये जो डीएनए इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया में, यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई में। When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. तो अब क्या होगा, जो ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, इसको हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया था उसके अंदर। वो भी किसकी तरह एक्ट करता है, साल्मोनेला की तरह, क्योंकि साल्मोनेला में क्या पाया जाता था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और यहाँ पे भी क्या पाया जा रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके अंदर, एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर। एंड ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो हमने किसमें, जो बैक्टीरिया है ई कोलाई उसके अंदर जब हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसने भी क्या किया, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़। तो अब इसको क्या करेंगे, डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी हेल्प से क्या बन जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज़, ठीक है, इनकी बहुत सी कॉपीज़ बन जाएंगी। इसमें कौन हेल्प कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या बनाती है, पॉलीमर्स। तो इससे क्या होगा, न्यू जो कॉपीज़ हैं वो बन जाएंगी। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। तो अब क्या होगा, जो एबिलिटी है मल्टीप्लाई करने की, यानी कि बहुत सी जो कॉपीज़ बनाने की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की, उसको बोलते हैं क्लोनिंग।
ठीक है। क्लोनिंग से क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की क्या बन रही है, मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं ई कोलाई के अंदर। एंड यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। तो अब क्या होगा, अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है, ठीक है, तो उसके क्या हैं 3 बेसिक स्टेप्स। वो कौन कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन्स। सबसे पहले क्या कर रहा है, हमने जो डिज़ायर्ड जीन है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि कौन सा जो डीएनए उसके अंदर ये डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। उसके बाद जब ये डिज़ायर्ड जीन हमको मिल जाएगा, आइडेंटिफाई कर लेंगे, अब इस आइडेंटिफाइड जो जीन है, डीएनए है, इसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो अब जो ये प्रोसेस है, ये सारी इन विट्रो हो रही हैं, यानी कि एनिमल्स के अंदर नहीं हो रही है, हम इनको बाहर करवा रहे हैं लैब के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, मेंटेन करना। तो हमने जो डीएनए होस्ट है, जो होस्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया है जो डिज़ायर्ड जीन को, इसको हम लोग को मेंटेन करना है, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि ये जो डीएनए है आगे कॉपीज़ बना सके, प्रोजेनी बना सके। एंड जो ये थर्ड स्टेप है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो होस्ट के अंदर में डीएनए इंट्रोड्यूस किया है उसको मेंटेन कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या है, स्टेरिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। स्टेरिलिटी से क्या होता है कि जो अनडिज़ायरेबल जीन वगैरह प्रेजेंट हैं आसपास, उनको हटा दिया जाता है, ताकि हम जो डिज़ायर्ड जीन है उसी के ऊपर ध्यान दे पाएँ और उसी को अच्छे से ग्रो कर पाएँ, ठीक है। और फिर हम जो इसको स्टेरिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, स्टेरिलिटी से क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, मेंटेनेंस सही होगा। फिर उसको क्या करेंगे, जो डीएनए है इसको प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर इससे क्या हो जाएंगी, बहुत सी जो कॉपीज़ हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। तो यही क्या है, जेनेटिक जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ है उसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमने मेन क्या चीज़ देखी थी कि जो फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बनाया था स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। इन्होंने क्या किया था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, साल्मोनेला टाइफाइरियम जो बैक्टीरिया था उसके अंदर, उसमें से इन्होंने आइसोलेट किया। आइसोलेट किससे किया इन्होंने, जो मॉलिकुलर सीजर या फिर रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से इन्होंने उनको कट किया। उसके बाद क्या किया, इसको हमने जो प्लाज्मिड जो वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर, उससे जोड़ा है डिज़ायर्ड जीन को। किसकी हेल्प से जोड़ा था, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जोड़ने के काम आता है, ठीक है। और जो इसमें प्लाज्मिड था वो कैसा था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। कि ऑटोनॉमसली का मतलब भी क्या होता है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्योंकि वो क्रोमोसोम से बाहर है, इसीलिए जो क्रोमोसोम है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और बाद में हमने क्या देखे कि ये कैसे कॉपीज़ बन जाती हैं, और जो 3 बेसिक स्टेप हैं जीएमओ के वो देख लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।